हेलो एंड वेलकम वंस अगेन गाइस, दिस इज शिवम सिंह फ्रॉम पीएनएस ऑटोमेशन। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ आपके फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर। गाइस वेरी सॉरी कि ये जो वीडियो हम पोस्ट कर रहे हैं वो एम्बेडेड के डायोड टॉपिक से पहले पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पोस्ट करना था डायोड का टॉपिक, बट कुछ इमरजेंसी के कारण, कुछ बच्चों की डिमांड के कारण जो कि 7th सेमेस्टर में इस समय स्टडी कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि सर कुछ वीडियो ऐसे पोस्ट करिए जो हमारे ऑटोमेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि इस समय बीटेक में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 7 सेमेस्टर्स में ऑटोमेशंस को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, ऑटोमेशंस को इंक्लूड किया गया है। ये एक चूजिंग सब्जेक्ट है कि कुछ बच्चे ऑटोमेशन को भी चूज़ कर सकते हैं, कुछ और भी फिनोमिनाज या और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं उसे भी चूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे ऑटोमेशन को चूज़ कर रहे हैं उनको ये ऑटोमेशन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, पीएलसीज वगैरह को पढ़ाया जा रहा है, प्रोग्रामिंग्स को पढ़ाया जा रहा है। तो उन्हीं की डिमांड थी कि सर कुछ वीडियोज़ ऐसे डालिए जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जो सब्जेक्ट्स हमारा AKTU या वॉट एवर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐड की हुई हैं, उनमें हमें कुछ नंबर्स गेन करने में आसानी हो और कुछ लॉजिक्स हमें मिल जाए कि हमें क्या स्टडी करना है और कैसे स्टडी करना है। ठीक है, तो आइए डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से हम लोग डिस्कशन करेंगे आज तीसरे यूनिट की। पहला और दूसरा यूनिट जो है वो थोड़ा सा इजी है और उसकी जो डेटाबेस है कुछ गूगल पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि उसके बारे में वीडियो पोस्ट नहीं की जाएगी, उसके बारे में वीडियो आने वाले सेशंस में पोस्ट कर दी जाएगी, की जाएगी लेकिन कोशिश हमारी ये है कि तीसरे से स्टार्ट करें, बिकॉज तीसरा जो हमारा यूनिट है वो पीएलसी से रिलेट कर रहा है। और पीएलसी से रिलेट कर रहा है तो अभी मेरे कुछ वीडियोस, कुछ पोस्ट पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके लिंक शेयर कर दिए जाएंगे आपको, जो कि पीएलसी से रिलेट कर रहे हैं। इसलिए तीसरे यूनिट से बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी डिमांड ये थी कि सर फर्स्ट यूनिट्स आर अवेलेबल ऑन अ गूगल, जिसे हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। तो तीसरे यूनिट से कुछ हमें मतलब लॉजिक्स प्रोवाइड करिए जिसे हम स्टडी कर सकें और हमें एक लेआउट्स मिल सके कि हमें पढ़ना क्या है। तो आते हैं तीसरे यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा ये, बिकॉज आज ना हम अपने मार्केटिंग से बात कर रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि आप मेरे कोर्स का स्टडी करो। आज हम आपसे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटीज ने तय किया, उसमें आप मार्क्स कैसे गेन करो, किस हिसाब से पेपर में चीज़ों को प्रेजेंट करो, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फुल्ली फोकस्ड रहो इस वीडियो पे और ध्यान से देखो टिल एंड। देन उसके बाद जो भी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, जो भी क्वेश्चंस आपको देंगे दिए जाएंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको शेयर कर देंगे हम, उसे आप सॉल्व करो, देन डेफिनेटली वो आपके सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प करेगा। तो आते हैं बेटा तीसरे यूनिट्स की बात करते हैं। थर्ड यूनिट्स पे डिस्कशन करेंगे, यूनिट 4, यूनिट यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट थर्ड जो है बेटा वो आपका है ऑटोमेशन यूजिंग पीएलसी, टाइप ऑफ पीएलसी। और टाइप ऑफ पीएलसी में दोनों टाइप की पीएलसी पे डिस्कशन किया है इसने, एनालॉग एंड डिजिटल दोनों पे बात किया है। सिंक एंड सोर्स कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं इसके बारे में ही बात किया गया है। पीएलसी की प्रोग्रामिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड है उसमें इन लोगों ने डिस्कशन किया है। उसमें मतलब आपके सिलेबस ने डिस्कशन करने के लिए कहा है लैडर एंड सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट को डिस्कशन करने के लिए कहा है। सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट को बहुत शॉर्ट डिस्क्राइब करने की बात की गई है, बिकॉज उसके बाद लैडर प्रोग्रामिंग पर डिस्कशन करने की बात की गई है। और लैडर प्रोग्रामिंग के अंदर टाइमर के इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कशन करना है, टाइमर टी ऑन के बारे में बात करना है, टी ऑफ के बारे में बात करना है, और साइक्लिक एंड रिटेंटिव टाइमर के बारे में बात करना है। देन काउंटर के इंस्ट्रक्शंस हैं, काउंटर के इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में बात करना है। तो एक एक करके सारी चीजों पे डिस्कशन करते हैं बेटा, एक एक करके सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करके देखते हैं कौन सी चीजें कहां पे क्लासिफाई होती हैं और कैसे किस चीजों को सेट करेंगे। आइए देखते हैं फिर बेटा। सबसे पहले तो है इसमें आपका थर्ड यूनिट्स में ऑटोमेशन यूजिंग अ पीएलसी। तो सबसे पहले पीएलसी का डिस्कशन करने से पहले ऑटोमेशन की बात कर लेते हैं ना, और ऑटोमेशन की बात करेंगे टाइम हमारा वेस्ट होगा, तो इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे ऑटोमेशन को समझने की कोशिश करिए, व्हाट इज ऑटोमेशन। बट एक शॉर्ट में हम आपको समझा देते हैं बेटा कि ऑटोमेशन क्या होता है, व्हाट इज द ऑटोमेशन। ऑटोमेशन हमारा है क्या? ऑटोमेशन का मतलब होता है मैन पावर को रिड्यूस करना, मैन पावर को जितना आप कम कर सको, हार्ड वर्क को जितना कम कर सको, तो ये आपका ऑटोमेशन कहलाता है। ऑटोमेशन का मतलब मैन पावर आपका रिड्यूस हो जाएगा, मैन पावर टोटली रिड्यूस करना है आपको। नेक्स्ट लेवल पे आओ तो इन्वेस्टमेंट आपका कम होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कहीं ना कहीं मैन पावर से ही जुड़ा हुआ है, मैन पावर आप रखते हो तो इन्वेस्टमेंट आप करोगे ही करोगे।
थर्ड आप आते हो, आपको टाइम कम करना है, जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो उसको करने में टाइम आपका कम से कम लगना चाहिए। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस बेटा इसमें दो चीजें आ जाती हैं, पहला आ जाता है क्वांटिटी और नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी। ये दोनों आपकी बेस्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आप कोई डिवाइस बना रहे हो या आप बिस्किट बना रहे हो, बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी, तो बिस्किट जब मार्केट में लॉन्च होता है तो आप जब बिस्किट खरीदने जाते हो 5 रुपए की अगर बिस्किट की पैकेट मिल रही है, अगर वो बिस्किट टूटी हुई आपको दुकानदार देगा तो लोगे क्या? कभी कभी नहीं लोगे। आप कहोगे यार बेस्ट दो, इससे अच्छी वाली दो, टूटी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड हो रहे हैं। मतलब प्रोडक्टिविटी एक बहुत बड़ा मैटर देखता है कि नहीं देखता है। प्रोडक्टिविटी अगर अच्छी है तो हम प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, अदरवाइज हम प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करते हैं। कहिए भैया ले जाओ अपने घर रखो। नेक्स्ट आते हैं, कितना भी आपका इमोशंस और फिनोमिना अगर जुड़ा हो, फिर भी आप यही चाहते हो कि भैया अगर हमने 5 रुपीज स्पेंड किए हैं तो बेस्ट चीजें हमें मिलनी चाहिए। उसी तरीके से कोई भी आप काम करते हो तो आप ये सोचते हो यार जल्दी से जल्दी हमारा काम खत्म हो जाए, और वो काम करने के लिए हम ऑटोमेटिक जोन पे आ रहे हैं। यार पहले हम चिट्ठियां लिखा करते थे, फिर टेलीग्राम आया उसको फास्ट करने के, मतलब टाइम और कम करने के लिए। देन उसके बाद हमारा पीएनटी फोन आया, ठीक है, वायर सिस्टम्स में, जिसमें नेटवर्क इशू होता था, टाइम ज्यादा लगती थी। देन उसके बाद मोबाइल फोन आया, और भी चीजें हमारी फास्ट फॉरवर्ड हो चुकी हैं, आईओटीज पे आ चुके हैं, इंटरनेट पे हम जरूर जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑटोमेशन है वो टाइम को भी कम करने के लिए बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। इन्वेस्टमेंट देखो, सिंपल सा आप एक सिस्टम जनरेट कराते हो, सिंपल सी एक सर्किट आप बनाते हो, या इन्वेस्टमेंट की बात हम ऐसे सिंपल सा एक रियल टाइम एग्जांपल से कर देते हैं। सर्किट हो सकता है यार इलेक्ट्रिकल में हो, और बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं जिनको स्विच के कनेक्शंस नहीं आते, तो जाहिर सी बात है अगर हम टेक्निकल एग्जांपल देंगे तो चीजें समझ में कम आएंगी, ठीक है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, थोड़ा टेक्निकल पे फोकस करिए, मेंशन करिए कि टेक्निकल की बेसिक्स आपको आती रहे। क्लियर? आते हैं, इसके लिए जो एग्जांपल लेते हैं वो रियल टाइम का लेते हैं। जैसे मान लो एक जेसीबी की बात करते हैं, एक जेसीबी बनी, वो 10 लाख की जेसीबी बनी है आपकी, मान लो 10 लाख की आपकी जेसीबी बन के आ रही है, और जेसीबी से जो आप काम करते हो आपको पता है चीजों को आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर रहे हो, या खुदाई के लिए यूज कर रहे हो, या मान लो कोई पेड़ गिर गया उसको हटाने के लिए यूज कर रहे हो। मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कि एक पेड़ हमारा गिर गया, उसको हटाने के लिए जेसीबी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम उस पेड़ को हटा के एक जगह से दूसरी जगह रखना चाहते हैं, तो हम जो मैन पावर लगा रहे हैं वो 100 लोगों का लगा रहे हैं, और एक बंदे को हम 1000 रुपए पे कर रहे हैं, तो टोटल कर लो बेटा आप। लेकिन एक मशीन आपने अगर ले ली 10 लाख की, तो क्या हुआ? वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ। कल को अगर वो मशीन आपके पास नहीं है, आप 100 आदमी को 1000 दे रहे हो, मतलब 100 इंटू 1000, 100 इंटू 1000 अमाउंट आपने पे कर दिया। एक टाइम पे वो 10 लाख के ऊपर चला जाएगा, और 10 लाख के बाद भी आप पे करते रहोगे। बट अगर आपके पास जेसीबी है तो क्या फायदा मिलेगा आपको? एक टाइम के बाद वो मशीन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ आपका? इन्वेस्टमेंट आपका फिक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट आपका रिड्यूस हो गया। हाँ, इनिशियल स्टेज में तो आपको लगेगा कि यार बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट आपका जीरो हो गया, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी आपका कम होता है, और जाहिर सी बात है बेटा, जैसे जेसीबी का मैंने अगर आपको एक एग्जांपल दिया, मैन पावर टोटली रिड्यूस हो गया, मतलब मैन पावर पे डिपेंड नहीं होना है, यही हमारा ऑटोमेशन कहलाता है। और इस ऑटोमेशन को फुलफिल करने के लिए हमारे जो दो कंपोनेंट्स आते हैं, वो दो कंपोनेंट्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। और पीएलसी जो हमारा बनता है वो माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से बनता है, और इसका भी आपको वीडियो प्रोवाइड है मेरे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप जाके वो पूरा, मैंने एक पीपीटी दी हुई है, एक पीपीटी की स्लाइड समझाई हुई है, उसमें मैंने ये डिस्कशन किया है why we are choosing a microprocessor and why we are choosing a microcontroller for the automation, because हमारा ऑटोमेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब हमारा जो ऑटोमेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला जो डिवाइड होता है वो होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और दूसरा जो डिवाइड होता है वो डिवाइड होता है होम या कॉमर्शियल सेक्टर में, ठीक है। अब इसको करने के लिए, जैसे घर बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, उसी तरीके से ऑटोमेशन को फुलफिल कराने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब हम ऑटोमेशन को फुलफिल कराते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर से कराते हैं, होम और कॉमर्शियल मतलब छोटे लेवल पे जब ऑटोमेशन को फुलफिल कराते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर से कराते हैं। ये चीजें याद रखनी है आपको कि बड़े लेवल पे जहां पे वेरिएशन ज्यादा हो, जहां पे चीजें फ्लक्चुएट कर रही हैं, वहां ऑलवेज वी विल गो विद अ माइक्रो प्रोसेसर, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कहलाता है। और जहां हमारी वेरिएशंस बहुत कम होती हैं वहां हम जाते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ। क्लियर रहेगा ये चीज? यहां तक क्लियरिटी है? देन नेक्स्ट मूव करते हैं। अब उसके बाद हम लोगों को डिस्कशन करना था कि पीएलसी, इंट्रोडक्शन क्या है पीएलसी का, ऑटोमेशन में पीएलसी क्या रोल प्ले करता है। तो अगर बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से हमारा पीएलसी बन रहा है। और बेटा अगर आप थोड़ा बहुत अगर बात करोगे, थोड़ा बहुत आप डिस्कशन अगर पढ़े हुए हो,
आपने माइक्रो प्रोसेसर की स्टडी की हुई है तो आपको ये पता होगा कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कैसा है, वो एज अ मिनी कंप्यूटर यूज होता है। ठीक है, एज अ मिनी कंप्यूटर आप यूज करते हो, या आप कह सकते हो कि फुल आपका एक कंप्यूटर बेहाफ डेटाबेस है, एक पूरा का पूरा कंप्यूटराइज सेक्शन है। बट होता क्या है, इसके साथ इसकी आईसी में कोई चीज पहले से इनबिल्ट नहीं होती, पहले से कोई चीज इसके अंदर प्री डिफाइंड नहीं होती, हर चीज मुझे खुद डिफाइन करना पड़ता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है आपका सीपीयू, आपका लैपटॉप, आपका एंड्रॉइड मोबाइल फोन। सारी चीजें पहले से प्री डिफाइंड नहीं होती, हर एक चीज आप खुद असेंबल करते हो, खुद इसमें लगाते हो, चाहे वो स्टोरिंग डिवाइस हो, चाहे वो रैम हो, चाहे आपका ग्राफिक्स कार्ड हो, वॉट जो है वो सारी चीजें आप खुद इंप्लीमेंट कराते हो। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो जस्ट लाइक अ मिनी कंप्यूटर आपका ट्रीट होता है, या एज अ कंप्यूटर आप उसको ट्रीट करते हो। ठीक, अब जाहिर सी बात है जब आपने माइक्रो प्रोसेसर लगाया तो उसे टॉकिंग कैसे करोगे, उसकी लैंग्वेज में, और वो लैंग्वेज होती है दैट विल बी अ बाइनरी लैंग्वेज। और हम ये जानते हैं यार कि अगर माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर की तरह बिहेव कर रहा है, तो कंप्यूटर से बात करने का हमारा तरीका क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज होता है। किसी भी कंप्यूटर से आपको डिस्कशन करना है तो बेसिक जो लैंग्वेज होता है कंप्यूटर से डिस्कशन करने का, वो क्या होता है, वो आपका बाइनरी लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होता है। और हम ये जानते हैं यार कि बाइनरी डायरेक्टली किसी भी डिवाइस को देना पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है, बट यूजर फ्रेंडली नहीं है। मतलब हम हर जगह ऑटोमेशन कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग के फील्ड में ऑटोमेशन नहीं करेंगे। प्रोग्रामिंग के फील्ड में ऑटोमेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑटोमेशन का मतलब क्या है, टाइम कम लगना चाहिए। अगर हम बाइनरी दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, तो जब ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है टाइम हमारा ज्यादा लगेगा, तो हमारा प्रोडक्शन, हमारा जो हार्डवेयर रिलेटेड पार्ट है वो हमारा स्लो हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि बाइनरी देने के तरीके बहुत सारे हैं, बहुत तरीके से बाइनरी दी जाती हैं, जिसे यूजर फ्रेंडली किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। तो बाइनरी देने का सबसे पहला जो तरीका है वो है आपका मशीन लैंग्वेज, नेक्स्ट जो है वो असेंबली लैंग्वेज, और लास्ट जो है वो है आपका यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, जिसे आप कहते हो बाइनरी देने के कॉन्सेप्ट में यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज जो होते हैं वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर पे शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि C++ और पाइथन से आप देते हो। बट अगर हम बहुत डिटेल में उस पर जाएंगे तो हमारी क्लासेस जो है बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर जाएंगी। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग पीएलसी को ऑटोमेशन में कैसे डील करते हैं, पीएलसी को ऑटोमेशन में किस तरह से लेके चलते हैं। तो पीएलसी हमारी जो बन रही है वो किससे बन रही है, पीएलसी हमारी बनती है माइक्रो प्रोसेसर से। ये हमारी पीएलसी हो गई, ये ठीक है, ये हमारा इनपुट सेक्शन हो गया पीएलसी में, और ये हमारा आउटपुट सेक्शन हो गया। अब बेटा देखो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हम पीएलसी की हेल्प से स्टोरिंग यूनिट, देखो रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हम पीएलसी की हेल्प से हम क्या चाहते हैं, हम अपने इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में ये चाहते हैं कि हमारा काम हार्डवेयर में परफॉर्म होता रहे, ठीक है। और हम पीएलसी को ही चूज क्यों करते हैं, क्यों हम पीएलसी को चूज कर रहे हैं, तो इसका देखो सबसे बड़ा लॉजिक और रिक्वायरमेंट्स हमारी ये है कि जैसे मान लो किसी प्रोजेक्ट को हम बना रहे हैं और उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हमको हार्डवेयर में यूज करने हैं। किसी भी कंपोनेंट्स को बनाने के लिए, सॉरी, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें हार्डवेयर में यूज करने हैं। अगर हम बहुत सारे कंपोनेंट्स हम हार्डवेयर में यूज करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, हमारी टाइम ज्यादा लगता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। तो हम ये सोचते हैं यार ऐसा कोई कंपोनेंट ले आओ जो कि बैठे बैठे सारे का काम कर डाले। और जब आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है वीडियोस के, उन्हें आप देखोगे, खासकर वो पीपीटी की स्लाइड जहां पे माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर को समझा है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि माइक्रो कंट्रोलर जो हमारा होता है या माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा होता है वो जस्ट लाइक अ कंप्यूटर यूज होता है और एक साथ बहुत सारे काम को परफॉर्म करा सकता है, बिकॉज दे हैविंग अ रैम एंड रोम टेंडेंसी। इसके पास रैम और रोम की टेंडेंसी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम माइक्रो प्रोसेसर को चूज करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कराना है तो हम चूज कर लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। तो माइक्रो प्रोसेसर को जब चूज करते हैं तो वो ये कहता है सर हम बहुत सारे काम एक साथ परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है, ले लिया उसे, ठीक। लेकिन अब दिक्कत ये आती है, माइक्रो प्रोसेसर ये कहता है सर हमें प्रोग्राम देने का आपके पास जो तरीका है वो क्या है, मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है और यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। बट ये तीनों लैंग्वेज जो है हमारे इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए यूजर फ्रेंडली नहीं है। क्या आप सी और C++ से फ्रेंडली हो? बिल्कुल नहीं हो। पाइथन से फ्रेंडली हो? बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। 100 में से 2 या 3 हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते, यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो इसीलिए हमारे जो डिजाइनर्स थे, पीएलसी डिजाइनर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम जनरेट किया बाय यूजिंग अ माइक्रो प्रोसेसर, जो सिस्टम हमारा कहलाता है पीएलसी। उन्होंने प्रोग्राम को और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया, और यूजर फ्रेंडली बनाने इन द सेंस कि प्रोग्राम को इस लॉजिक से चीजों को प्रोवाइड करो जो हमारे इलेक्ट्रिकल के बंदे समझते हो, सर्किट्स को समझते हो, सर्किट के कॉन्सेप्ट्स को समझते हो। तो उसी के लिए उन लोगों ने बनाए पीएलसी का टेक्निक, पीएलसी जनरेट किया, और पीएलसी में उन्होंने बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली कर दिया चीजों को, कनेक्टिविटी को ईजी कर दिया। और इस तरह से कर दिया, उन्होंने कहा भैया ऐसा है, इनपुट एक साइड है, आउटपुट एक साइड है, ठीक है।
तो जो चीजें आप इनपुट में दोगे, मतलब जब आप कमांड दोगे इनपुट में, और इनपुट का कमांड कहां से दोगे, हार्डवेयर में दोगे। भैया हम हार्डवेयर से ही कहेंगे ना, जैसे मान लो मुझे एक गेट ओपन कराना है, तो गेट कब ओपन होगा, जब हम आएंगे तभी तो ओपन होगा। तो हम आएंगे तो सेंसर सेंस करेगा, तो हमारी प्रेजेंस को ही सेंस किया ना, तो हमको सेंसर ने सेंस किया, और हार्डवेयर में ही तो उसको आउटपुट देगा, हार्डवेयर में ही तो हमारे गेट को ओपन कराएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनपुट हम देंगे हार्डवेयर में और आउटपुट लेंगे हार्डवेयर में, लेकिन अंदर बीच का जो प्रोसेस है, जो कि हम पहले किससे कर रहे थे, अगर मान लो हम नॉर्मली करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक सेंसर डालेंगे, सेंसर के सामने हम आएंगे, वो सेंसर एक डेटा ले जाके गेट को देगा और गेट हमारा ओपन क्लोज होगा। तो ये इतना सारा प्रोसेस बाय यूजिंग अ वायर हमको करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट हमको वायर से पूरा का पूरा सिस्टमेटिकली अप्रोच सेट करना पड़ेगा। बट पीएलसी ये कहता है सर ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना वायर का कनेक्शन बाहर कर रहे थे ना, वो सारे कनेक्शंस आपको बाहर में करने की नेसेसिटी नहीं है, जरूरत नहीं है, वो सारे कनेक्शंस आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप बस मुझे कमांड दीजिए, ठीक है, मुझे आप इनपुट दीजिए, और बाकी आके आप प्रोग्राम में सेट कर दीजिए कि इनपुट मिलने पे हमें आउटपुट क्या देना है, हमें टाइमर चलवाना है, हमें काउंटर चलवाना है, या हमें डायरेक्ट आउटपुट दे देना, क्या करना है। तो पीएलसी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है सामने, ये चीजों को बहुत ज्यादा छोटा कर देता है। जो वायर के कनेक्शन हम बाहर में कर रहे थे, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हमारी बाहर में जनरेट हो रही थी, उसे ये सिंप्लिसिटी मोड में लाता है और बहुत ही इजी वे में हमारे आंसर को प्रोवाइड करता है। तो बाहर में हमें जो जिगजैग कनेक्शंस हो रहे थे, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें ज्यादा से ज्यादा खरीदने पड़ रहे थे, वो सारे के सारे हमारे पीएलसी में अटैच है। मान लो आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो जिसमें आप टाइमर यूज कर रहे हो, काउंटर यूज कर रहे हो, मूव ब्लॉक यूज कर रहे हो, ऑपरेशनल ब्लॉक यूज कर रहे हो, ठीक, तो इतने सारे ब्लॉक आपको बाहर में खरीदने पड़ रहे हैं, बट पीएलसी ये कहता है क्यों खरीद रहे हो भैया, वो सारी चीजें मेरे अंदर हैं, आप बस इनपुट दीजिए। मतलब सिंपल सी बात है, मेरे अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, हम पीएलसी हैं, मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, आप बस मुझे कहो, जैसे मान लो आप लोग इनपुट हो, जितने भी मेरे स्टूडेंट हो आप मेरे इनपुट हो, आप कहो सर टाइमर की बात बताइए, तो हम टाइमर की कहानी सुना देंगे। सर काउंटर की बात बताइए, काउंटर की कहानी सुना। कोई वायर कनेक्शन है हमारे बीच, कोई कनेक्शन नहीं है, बस क्या है, एक सिग्नल कनेक्शन है, आप मुझे इनपुट दे रहे हो और हम आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। यही काम हमारे पीएलसी का है। पीएलसी ब्लॉक्स हैविंग अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स विद इट, बिकॉज ये जो बिल्डअप होते हैं बाय यूजिंग अ माइक्रो प्रोसेसर बिल्डअप होते हैं, इनका जो सीपीयू होता है माइक्रो प्रोसेसर से बनता है, और माइक्रो प्रोसेसर की टेंडेंसी है वो रैम और रोम पे काम करता है, तो जाहिर सी बात है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स इनबिल्ट है, टाइमर, काउंटर, एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशनल, सारे ब्लॉक्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा फायदा है कि हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, प्लस हमें वायर के कनेक्शंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हमारी जनरेट हो रही है वो कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम लोग किसे चूज करते हैं, इसीलिए हम पीएलसी को चूज करते हैं। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है व्हाट इज अ पीएलसी, तो आप यही बताओगे पीएलसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, पीएलसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एंड इट इज अ सॉफ्टवेयर कंट्रोलर। सॉफ्टवेयर कंट्रोलर है बिकॉज आप कोई भी इनपुट यहां से दे लो और कोई भी आउटपुट आप यहां से निकाल लो, ठीक है, कोई भी इनपुट आप दे लो या कोई भी आउटपुट आप निकाल लो, जब तक आप अंदर में प्रोग्राम करके नहीं कहोगे, अंदर में हमारे सीपीयू को कमांड करके नहीं कहोगे कि भैया अगर आपको इनपुट 0 मिला तो आपको आउटपुट पे ये काम कराना है, अगर आप नहीं कहोगे तो वो कैसे करेगा। जैसे मान लो आप मुझे कमांड दे रहे हो, मेरे मन में मेरे दिमाग में ये सेट कर रखा है कि अगर राम ने मुझे ये बात कही तो मुझे ये काम करना है, अगर मेरे दिमाग में सेट रखा है तभी तो, अगर मेरे दिमाग में नहीं सेट रखा है मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ भी कर लो, कोई दिमाग में मैंने कोई प्रोग्रामिंग सेट ही नहीं की या कोई बात मैंने सेट ही नहीं की, तो जाहिर सी बात है वो काम करेंगे ही नहीं। तो इसी तरीके से ये क्या है, टोटली सॉफ्टवेयर कंट्रोलर है, मतलब जो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू, जो इसकी भाषा में इसको जो समझाएंगे कि भैया अगर आपको ऐसा कुछ आता है तो ऐसा करा देना, ठीक है, अगर आपको इनपुट 0 मिलता है तो आउटपुट 0 ऑन करा देना, अगर आपको इनपुट 2 मिलता है तो आप ये प्रोसेस करा देना। तो ये हमारा पीएलसी परफॉर्म कराता है, इसीलिए कहा जाता है पीएलसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो पीएलसी का जो पार्ट है वो क्या है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन हमारा पीएलसी कहलाता है। क्लियर है, ठीक है, तो पीएलसी यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, पीएलसी का इंट्रोडक्शन क्लियर हो चुका होगा। हाँ, थोड़ा सा आपके अंदर डाउट होगा कि यार माइक्रो प्रोसेसर ये सारी चीजें क्या है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है, तो वहां जाके आप मेरी वीडियो को देख लो, वहां पे मैंने माइक्रो प्रोसेसर और ऑटोमेशन को ही पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया है बहुत अच्छे से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है, क्यों है, किस लिए है। अब आते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं आगे के सेक्शंस पे, पीएलसी की टाइप पे बात करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि पीएलसी की कौन कौन सी टाइप आती है। तो देखो पीएलसी की क्या क्या टाइप आती हैं, पीएलसी 2 टाइप्स की आती है मार्केट में, इनपुट कर लो और ये आउटपुट कर लो, ठीक है। अब पीएलसी जो आती है आपकी, ये इनपुट कर लेते हैं, तो पीएलसी हमारी 2 टाइप पे आती है, सिग्नल के हिसाब से आती है और साइज के हिसाब से आती है।
जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आपके सिलेबस में सिर्फ सिग्नल के आधार पे बात किया गया है, साइज के आधार पे बात नहीं किया गया है। हम यहाँ पे दोनों के हिसाब से बात कर लेते हैं और दोनों के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, समझा देते हैं। सिग्नल के आधार पे हमारी पीएलसी दो फॉर्म में आती है, एक आती है एनालॉग और एक आती है डिजिटल। देखो, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली डिजिटल नहीं कहा जाता, डिस्क्रीट कहा जाता, बट आपके सिलेबस में डिजिटल है दिया हुआ, तो डिजिटल पे डिस्कशन करेंगे। सिग्नल के आधार पे दो पार्ट में डिवाइड होता है, एनालॉग और डिजिटल, और साइज के हिसाब पे दो फॉर्म में डिवाइड होता है, कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर। तो हमारी पीएलसी जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, सिग्नल और साइज के हिसाब से। सिग्नल के आधार पे जो आती है वो एनालॉग और डिजिटल में आती है, साइज के हिसाब से कॉम्पैक्ट एंड मॉड्यूलर में आती है। और आपके सिलेबस में जो दिया वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, एनालॉग और डिजिटल, बिकॉज ये जो साइज है ये टोटली इससे और इससे दोनों से रिलेट करता है। मतलब एनालॉग की जो पीएलसी है वो कॉम्पैक्ट भी हो सकती है और मॉड्यूलर भी हो सकती है। डिजिटल की पीएलसी जो है वो कॉम्पैक्ट भी हो सकती है और मॉड्यूलर भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि यार सर ने ऐसा ऐसा बताया, बट हमने एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बैठते हो तो पहले ही आप ये चीजें बता दो कि बाद में वो आपको कंफ्यूज ना करें। क्लियर? ठीक है, तो मेनली हमारा जो है वो एनालॉग और डिजिटल की बात करेंगे, और एनालॉग और डिजिटल में कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर का क्या रोल होता है, कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आते हैं पीएलसी का कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। पीएलसी का एक डायग्राम देते हैं, ये रहा पीएलसी। ठीक है, अब पीएलसी में ये इनपुट 0 एड्रेस है, ये इनपुट 1, ये इनपुट 2, ये इनपुट 3, ये इनपुट 4, ये एड्रेस मैंने दे दिया, ये इनपुट 5, और यहां पे एक दे दिया मैंने डीसी कॉमन। ये अभी हम बताएंगे क्योंकि आप लोगों में पावर सप्लाई कनेक्शन भी दिया हुआ है, सोर्स एंड सिंक मैन्युफैक्चरिंग। कैसे सोर्स बनाते हैं हम अपने पीएलसी को, कैसे सिंक बनाते हैं हम अपने पीएलसी को। यहाँ पे आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4, आउटपुट 5, आउटपुट 6 और मान लो आउटपुट 7। ठीक है, ये कर लेते हैं। डिफरेंट पीएलसी के डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं, बट सोर्स और सिंक जो होता है वो कॉमन है, वो सब में मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे पीएलसी के टाइप की, तो पीएलसी के टाइप्स पे ही बात करेंगे। पीएलसी के टाइप्स के बाद फिर हम इसके बाद इस सोर्स और सिंक के कनेक्शंस को जानेंगे। पीएलसी के टाइप का बात करें तो पीएलसी के टाइप में जैसा कि आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है एनालॉग और डिजिटल, तो एनालॉग और डिजिटल की अगर बात करते हो तो एनालॉग और डिजिटल दो तरीके के हमारे पीएलसी आते हैं। जब पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम पे बात करोगे तो इनपुट साइड में यहां पे इनपुट स्कैनर लगा होता है, इनपुट स्कैनर। बहुत सारी पीएलसी में पहले से इनबिल्ट आता है, बहुत सारी पीएलसी में इनबिल्ट नहीं आता, उसके लिए कार्ड और पीसीबी लगवानी पड़ती है, और यहां पे आउटपुट स्कैनर आता है, आउटपुट स्कैनर। ये इनपुट और आउटपुट स्कैनर ये फाइंड आउट करते हैं कि वेदर आवर इनपुट विल बी एनालॉग और डिजिटल, और आउटपुट भी ये फाइंड आउट करता है कि हमें एनालॉग निकालना है कि डिजिटल निकालना है। अगर हम एनालॉग पीएलसी की बात करें तो एनालॉग पीएलसी जो हमारा काम करता है, वोल्टेज में जो काम करता है, ये 0 टू लेके 12 वोल्ट, ठीक, या 0 टू लेके 24 वोल्ट तक की वेरिएशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। 0 से लेके 24 वोल्ट तक की वेरिएशन हम इसको दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। और एनालॉग की जो पीएलसी आती है वो कॉस्टली आती है। और एक चीज और, जो पीएलसी आपकी एनालॉग की आती है उसके साथ डिजिटल इंप्लीमेंट होता है, जिसके हिसाब से मैंने ये आउटपुट लिखा हुआ है। तो अगर एनालॉग पीएलसी आप लेते हो तो यहाँ पे आपका हो जाएगा V पॉजिटिव V नेगेटिव, मतलब इससे पॉजिटिव आउटपुट निकलेगा, इससे नेगेटिव आउटपुट निकलेगा। अगर आप डिजिटल पीएलसी लेते हो तो डिजिटल पीएलसी की डेटा आपको 0-1 के कॉन्सेप्ट पे देनी होगी। 0 पे 0 वोल्ट दोगे, 1 पे आप 24 वोल्ट दोगे, ठीक। हाँ, एनालॉग में आपका वोल्टेज सोर्स भी आता है, मतलब वोल्टेज सोर्स के थ्रू भी आप एनालॉग का काम करा सकते हो। अगर आप करंट को एज अ इनपुट और करंट को एज अ आउटपुट लेना चाहो तो भी करा सकते हो। उसके लिए 4 to 25 मिली एम्पियर का करंट हमें देना होता है। मैंने 0 नहीं लिखा, मैंने 4 लिखा, बिकॉज हमारा जो पीएलसी होता है वो 0, 1, 2, 3 इतने एम्पियर करंट पे, इतने मिली एम्पियर करंट पे एक्टिवेट नहीं होता, ट्रांजिशन स्टेट में नहीं जाता या एक्साइटेशन स्टेट में नहीं जाता। 4 एम्पियर पे ही एक्साइटेशन स्टेट में जाता है, इसलिए 4 एम्पियर टू 25 मिली एम्पियर का हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं।
एज एनालॉग, और आउटपुट में हम यही डेटा एज अ आउटपुट निकालते हैं। क्लियर? तो ये तो एनालॉग की बात हो गई। अब इनके अंदर भी हमारे दो आते हैं, दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक मॉडुलर और एक कॉम्पैक्ट के। ठीक, हाँ, एक चीज और क्लियर रखिएगा, एनालॉग की जो पीएलसी होती है वो कॉस्टली होती है, डिजिटल की पीएलसी हमारी सस्ती होती है। और डिजिटल की पीएलसी अगर आप लेते हो तो उसमें एनालॉग नहीं होगा, बट आप एनालॉग की पीएलसी लेके आते हो तो 101% उसमें डिजिटल कॉन्सेप्ट्स होंगे। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं एनालॉग के अंदर भी हमें दो कॉन्सेप्ट्स देखने को मिल जाएंगे, मॉडुलर और कॉम्पैक्ट का, और डिजिटल के अंदर भी हमें दो कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएंगे, मॉडुलर और कॉम्पैक्ट का। एक चीज जो मुझे आपको बतानी है मॉडुलर और कॉम्पैक्ट में, वो ये है, समझ लीजिए बहुत ही डिटेल में। यहां पे जैसे मैंने दिया हुआ है आपको इनपुट 0, इनपुट 5 है, इनपुट 6 कर लो, इनपुट 7 कर लो, इनपुट 8 कर लो। कभी भी किसी भी पीएलसी का इनपुट एंड आउटपुट जो होता है वो सेम नहीं होता है। किसी भी पीएलसी का अगर आप फंडामेंट्स कर रहे हो, फंक्शन कर रहे हो, कभी भी उसका इनपुट एंड आउटपुट सेम नहीं होगा। ऑलवेज इनपुट आउटपुट डिफर करता है। ये नहीं कि नंबर ऑफ इनपुट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटपुट, कभी भी नंबर ऑफ इनपुट आपका इक्वल नहीं होता है नंबर ऑफ आउटपुट के। तो मान लेते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ इनपुट हमारे पास 8 है और नंबर ऑफ आउटपुट हमारे पास 6 है। ठीक है, ये आगे आने वाली क्लासेस में आपको कंफर्म हो जाएगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो कभी भी नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट आपके फिक्स नहीं होते। अब कॉम्पैक्ट और मॉडुलर में हम डिफाइन कर लेते हैं किस हिसाब से हम डिफरेंशिएट करके पीएलसी को डालते हैं। कॉम्पैक्ट पीएलसी में जो डिफरेंसेस होते हैं आपके, नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट के बीच में, नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, दैट डिफरेंसेस विल बिटवीन द 10, मतलब 10 के बीच में होंगे। कि जैसे यहां पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, नंबर ऑफ इनपुट विल बी 8 एंड नंबर ऑफ आउटपुट विल बी 6, डिफरेंस कितने का है 2। इसी तरीके से डिफरेंस कहां तक जा सकता है, 10 तक जा सकता है, बहुत जाएगा तो 20 तक जाता है, मान लो 20 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। उससे ज्यादा अगर जाता है तो ये पीएलसी हमारी क्या है, ये पीएलसी हमारी कॉम्पैक्ट नहीं है, मॉडुलर है। कॉम्पैक्ट के हिसाब से आप ये भी कह सकते हो छोटी पीएलसी का मतलब जो डिफरेंसेस है वो कम हो, मतलब 20 के अंदर रखो, उससे ज्यादा ना रखो। और मॉडुलर की पीएलसी में जब आते हो तो डिफरेंसेस विल बी अ वेरी ह्यूज, 100 से ऊपर हो जाते हैं, 2000 हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं। मतलब इनपुट आपका मान लो है 10,000 और आउटपुट आपका है only 1,000। Such kind of PLC is called a modular PLC. Modular PLC is the number of output and number of input, जो बीच की जो variations होती हैं, the variations between or the differences between the number of output और input will be huge. ठीक है, that PLC is called a modular PLC। और modular PLC को ही हम लोग कहते हैं रैक PLC। रैक PLC का मतलब कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, एक सीपीयू लग गया, इसके बाद ये इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट। तो जब चाहो आप रैक्स निकाल लो, जब इनपुट आउटपुट को कम करना हो कम कर सकते हो, जब बढ़ाना हो बढ़ा सकते हो, तो रैक पीएलसी ये कहलाते हैं। तो ये हो गई आपकी पीएलसी की टाइप। ठीक है, तो पीएलसी हमारे डिफरेंट मेनली जो आती है, मतलब अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पूछा जाए तो आप बताओगे पीएलसी आपकी मेनली दो टाइप की आती है, सिग्नल के आधार पे और साइज के आधार पे। सिग्नल के आधार पे अगर आप बात करो तो एनालॉग और डिजिटल, और साइज के आधार पे अगर आप बात करो कॉम्पैक्ट एंड मॉडुलर। बट साइज जो है हमारा सिग्नल में फॉलो होता है, सिग्नल में उसे कॉपी किया जाता है, क्योंकि डिजिटल की जब आप पीएलसी लेके आते हो वो भी मॉडुलर हो सकती है, कॉम्पैक्ट हो सकती है। एनालॉग की पीएलसी लेके आते हो तो मॉडुलर हो सकती है और डिजिटल हो सकती है। एक छोटा सा